वेलकम स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। इस सेशन में हम लोग एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है भू आकृति विज्ञान से संबंधित। वो टॉपिक्स है वोल्केनो एंड वोल्केनिसिटी, ज्वालामुख और ज्वालामुखीयता। दो टर्म है, आप इसको ध्यान से रखें। एक तो वोल्केनो, फर्स्ट टर्म है वोल्केनो, और दूसरे टर्म है वोल्केनिसिटी। गेटिंग वेल? दो शब्द, वोल्केनो और वोल्केनिसिटी दो शब्द है। ओके, दोनों में क्या डिफरेंस है? इसका मतलब होता है ज्वालामुख और इसका तात्पर्य है ज्वालामुखीयता। देखिए, ब्रॉडली आपको एक बार बतला दें कि ज्वालामुख और ज्वालामुखीयता दोनों भूगर्भ से संबंधित घटनाक्रम है, अर्थात यह विवर्तनिक घटना है। गेटिंग वेल ना? यह चरम प्राकृतिक घटना है और इसको तब हम प्राकृतिक आपदा या प्रकोप के रूप में देखते हैं जब यह अधिवासीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। जब ज्वालामुखी उद्गार अधिवासीय क्षेत्र में होंगे तो इससे बड़े पैमाने पर मानव और भौतिक संसाधनों का विनाश होगा। ऐसी स्थिति में इसको हम आपदा, नेचुरल कैलामिटी के नाम से पुकारते हैं। समझ में आया ना? अब देखिए, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, एक तो विवर्तनिक घटना है, राइट, अनस्टेबिलिटी, जिस क्षेत्र में अस्थिरता होगी वही ज्वालामुखी उद्गार होंगे। गेटिंग वेल ना? और ज्वालामुखी उद्गार क्यों होता है आपको सिंपली बतला दें कि वह क्षेत्र विवर्तनिक स्थिरता प्राप्त करना चाहता है। ओके, तो ऐसी स्थिति में उद्गार के द्वारा राइट वह विवर्तनिक स्थिरता प्राप्त करता है। देखिए, एक ब्रॉडली आप समझने का प्रयास करें, चाहे तो भूकंप हो या ज्वालामुखी उद्गार हो या पर्वतों की उत्पत्ति हो, ये सभी तब घटनाएं घटित होती है जब पृथ्वी की या भूगर्भ में अस्थिरता की दिशा उत्पन्न होती है और इसके द्वारा, इन घटनाओं के द्वारा वह क्षेत्र विवर्तनिक स्थिरता प्राप्त करता है। गेटिंग वेल? अब देखिए कि जहां तक वोल्केनो और वोल्केनिसिटी का प्रश्न है, तो वोल्केनो जस्ट पृथ्वी के सतह पर स्थित ये छिद्र है, राइट, फिशर है या वेंट है। ओके, इस वेंट को, इस छिद्र को हम वोल्केनो कहते हैं, वोल्केनो के नाम से पुकारते हैं। गेटिंग वेल ना? वोल्केनो क्या है? पृथ्वी के क्रस्ट पर स्थित ऐसे छिद्र जिससे भूगर्भीय पदार्थ बाहर निकलते हैं, वोल्केनो या ज्वालामुख कहलाता है। जबकि ज्वालामुखीयता एक वृहद घटना है। इसके अंतर्गत भूगर्भ में मैग्मा का जनन, मैग्मा का ऊपर की दिशा में उत्थान, ओके, उसके बाद आप देखिए वोल्केनो या ज्वालामुख का जनन, उसके बाद भूगर्भीय पदार्थ का पृथ्वी के सतह के बाहर निकलना और निकल के यहाँ पर ठोस स्थलाकृति का फॉर्मेशन करना। ये सभी घटना जो है वह बेसिकली, ये जितनी भी घटना होगी, मतलब भूगर्भ में मैग्मा का जनन, राइट, फिर इस पाइप से बाहर आना, ये पाइप का फॉर्मेशन, फिर वेंट का फॉर्मेशन, वोल्केनो का फॉर्मेशन, फिर लावा का या अर्थ मटेरियल का पृथ्वी के सतह पर डिपोजिट होकर स्थलाकृति का फॉर्मेशन करना, ये सभी घटना जो है सामूहिक रूप से वोल्केनिसिटी कहलाती है, ज्वालामुखीयता कहलाती है। इसमें दो प्रकार की घटनाएं शामिल है। कुछ घटनाएं भूगर्भ में घटित हो रही है और कुछ घटनाएं पृथ्वी के सतह के बाहर घटित हो रही है। तो भूगर्भ में घटित होने वाली घटना को इंडोजेनेटिक फेनोमेना, जेनेटिक फेनोमेना के नाम से, प्रक्रम के नाम से जानते हैं। और भूगर्भ के बाहर जो घटनाएं हो रही है, इस घटना को एक्सोजेनेटिक फेनोमेना, एक्सोजेनेटिक फेनोमेना के नाम से पुकारते हैं। अर्थात वोल्केनिसिटी के अंतर्गत इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक, मतलब तात्पर्य है कि भूगर्भ में होने वाली संपूर्ण घटना और पृथ्वी के सतह के बाहर होने वाली संपूर्ण घटनाओं को का समूहन या संपूर्ण घटना ही सामूहिक रूप से प्रकृति वोल्केनिसिटी को इंडिकेट करता है। तो स्पष्ट है कि वोल्केनो एक छिद्र है, वोल्केनिसिटी ये संपूर्ण घटना है। इवन वोल्केनो का निर्माण तो पार्ट ऑफ वोल्केनिसिटी। गेटिंग वेल ना? अब देखिए कि जब भी ज्वालामुखी के उद्गार होंगे, ओके, मतलब जैसे ज्वालामुखी के उद्गार, हम बार बार टर्म यूज कर रहे हैं, उद्गार मतलब इजेक्शन ऑफ अर्थ मटेरियल, right, is referred to as volcanism.
और वॉल्केनिसिटी, ज्वालामुखीयता। गेट मिल ना? तो यहां पर स्पष्ट कर दें, स्थलाकृति को आप देखिए कि जैसे ये पृथ्वी का क्रस्टल पार्ट है, राइट, क्रस्टल पार्ट है, और भूगर्भ यहां पर मैग्मा चैम्बर है। यहां से जब, है ना, ये इस पाइप के द्वारा मैग्मा बाहर या अर्थ मटेरियल बाहर निकलने का प्रयास करता है। गेटिंग वेल ना? जब ये इससे टकरा के यहाँ पर वेल्ट का फॉर्मेशन करेगा, किस दशा में करेगा, वी विल डिस्कस सेपरेटली। ओके, फिर यहाँ देखिए जब अर्थ मटेरियल बाहर निकले तो इससे एक स्थलाकृति का फॉर्मेशन हुआ। इस स्थलाकृति को हम वॉल्केनिक कोन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखिए ये है मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर ये क्षेत्र पर्टिकुलरली क्या है, मैग्मा चैम्बर, मतलब भूगर्भ के जिस भाग में मैग्मा की उत्पत्ति हुई हो उस भाग को हम मैग्मा चैम्बर के नाम से पुकारते हैं। राइट। फिर आप देखिए कि जिस मार्ग से होकर मैग्मा पृथ्वी के बाहर निकलता है उसको वॉल्केनिक पाइप के नाम से पुकारते हैं। राइट, ज्वालामुखी पाइप के नाम से पुकारते हैं। यह आप जान चुके हैं, यह वॉल्केनो है, वॉल्केनो, इसी छिद्र को हम लोगों ने वॉल्केनो नाम दिया। यह जो है यह वॉल्केनिक कोन है, वॉल्केनिक कोन, राइट, ज्वालामुखी शंकु जिसको बोलते हैं। यह जो क्षेत्र है इसका नाम है क्रेटर। यह वॉल्केनिक कोन का उपविभाग का नाम क्रेटर है, क्रेटर। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्रेटर ही यूज करते हैं। और जब क्रेटर का आकार बहुत बृहद हो जाए, लार्ज हो जाए, तो इसको कैल्डेरा के नाम से, कैल्डेरा के नाम से जाना जाता है। गेटिंग वेल ना? अब देखिए लंबे समय के बाद जब ज्वालामुखी उद्गार समाप्त हो जाता है और वर्षा के जल यदि क्रेटर में भर जाएंगे तो इससे क्रेटर झील की उत्पत्ति होगी। समझ में आ गया कि क्या ये घटना है पर्टिकुलरली, ये किस तरह की स्थलाकृति या क्या ओवरऑल पर्टिकुलरली फीचर है, ये समझ में आ गया ना? दिस इज मैग्मा चैम्बर, दिस इज वॉल्केनिक पाइप, this is volcano, this is volcanic cone, this is crater or caldera, and when water accumulate in crater or caldera, it is referred to as crater lake. Getting well ना? अब देखिए कि आखिर ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती कैसे है, ये महत्वपूर्ण बात है ना? तो इससे संबंधित कई सिद्धांत हैं जिसकी व्याख्या हम करेंगे। राइट, जैसे उदाहरण के लिए प्लेट विवर्तक सिद्धांत भी ज्वालामुखी की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। राइट, इस सिद्धांत में यह कहे गए हैं कि जब दो प्लेट, उदाहरण के लिए जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं तो एक प्लेट के 6 पन होंगे। राइट, इसको यदि इस तरह देखा जाए कि यदि दो प्लेट हैं और दो प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं, यहाँ देखिए, है ना, ये दो प्लेट अभी सारी प्लेट हैं और जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो ऐसी स्थिति में एक प्लेट के 6 पन होंगे और दूसरे प्लेट पर ऊपर स्थित होंगे। गेटिंग वेल ना? राइट, यदि ये पर्वतों की उत्पत्ति भी हो सकती है जैसा हमने प्लेट विवर्तक सिद्धांत में एक्सप्लेन किया था। अब जब यह क्षेत्र जो है, यह चट्टान, यह प्लेट, है ना, 300 से 700 किलोमीटर के गहराई पर जाता है औसतन, क्योंकि आप जान चुके हैं कि 300 से 700 किलोमीटर क्षेत्र की गहराई के जो क्षेत्र हैं, है ना, उसके संदर्भ में बेनियोफ नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि इस क्षेत्र के तापमान इतने अधिक हैं कि जब कोई चट्टान इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो वह द्रवित होकर मैग्मा का जनन कर देगा। इसलिए ना, वह द्रवित होकर मैग्मा का जनन करेगा। तो जब ये चट्टान इस क्षेपण के परिणाम स्वरूप, ये पर्टिकुलरली चट्टान यहाँ बेनियोफ, इस क्षेत्र को बेनियोफ जोन कह रहे हैं, तो बेनियोफ जोन में पहुंचा तो वहां द्रवित होकर मैग्मा का फॉर्मेशन कर दिया। देखिए पहले रॉक के वॉल्यूम ये थे, जब ये मेल्ट किया तो इसके वॉल्यूम बढ़ गए। गेटिंग वेल ना? यह मैग्मा, मतलब मोल्टन रॉक मटेरियल जो भूगर्भ में पाया जाता है, इसको हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। जब मैग्मा का जनन हुआ, आप देखिए कि एक्चुअली इसके वॉल्यूम में वृद्धि हो गई। राइट, रॉक के वॉल्यूम कम थे, मैग्मा के वॉल्यूम अधिक हो गए। राइट, फिर पुनः आप देखें कि जो रॉक है उसके सरफेस एरिया कम थे और मैग्मा के सरफेस एरिया उसके तुलना में काफी अधिक हो गए। और पृष्ठ तनाव का सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में सरफेस टेंशन कहते हैं, वह सिद्धांत यह बताता है ना, कि किसी भी सिस्टम के सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उस क्षेत्र की ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। इसका मतलब कि जब रॉक ठोस अवस्था में था तो वह लोअर एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था।
और व्हेन इट है ना, जब इसकी मेल्टिंग हो गए तो इस यह हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंच गया, इसके ऊर्जा में वृद्धि हो गई, राइट। और हायर एनर्जी स्टेट इज ऑलवेज द इंडिकेटिव ऑफ अनस्टेबिलिटी, हमेशा वह अस्थिरता का परिचायक होता है। इसका मतलब है कि इस प्लेट के क्षेपण के परिणाम स्वरूप जो मैग्मा का जनन हुआ उसने इस क्षेत्र को है ना उच्च ऊर्जा क्षेत्र में परिणत कर दिया, अर्थात उस क्षेत्र को अस्थिर कर दिया। क्लियर ना। अब देखिए, हालांकि मैग्मा के जनन अन्य क्रियाविधि का भी परिणाम है जो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, ओके। लेकिन यहां देखिए कि जब ये मैग्मा, अब प्रश्न उठता है कि कोई सिस्टम है ना, किसी भी सिस्टम की यह प्रवृत्ति होती है कि वह स्थिरता कायम करे, गेटिंग वेल ना। तो अब इस क्षेत्र को स्थिरता कैसे मिलेगी, ओके। देखिए, यह क्षेत्र तब स्थिर हो सकता है, संभावना हम संभावनाओं की चर्चा करते हैं कि यह तब स्थिरता प्राप्त कर सकता है जब यह है ना, यह जो क्षेत्र है यह या मैग्मा रीसॉलिडिफाई कर जाए और पुनः पर्टिकुलरली रॉक में परिणत हो जाए, तो इसके वॉल्यूम और सरफेस एरिया कम हो जाएंगे एंड अगेन द एरिया विल अटेन द स्टेबिलिटी, ओके। बट दिस इज नॉट पॉसिबल टू बी नोटेड, राइट, बिकॉज कन्वर्जेंस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, गेटिंग वेल ना। तो ऐसी स्थिति में है ना, यह विकल्प समाप्त हो गया कि तुरंत सॉलिडिफिकेशन सामान्यतः समाप्त हो गया। अब दूसरी संभावना है कि इस क्षेत्र से यह मैग्मा पृथ्वी के केंद्र की ओर जाए, राइट। लेकिन आप जानते हैं कि चूंकि मैग्मा लिक्विड है और लिक्विड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है, तो हाई प्रेशर, तो जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर हम बढ़ेंगे प्रेशर में धनात्मक परिवर्तन होता है, मतलब प्रेशर सतत रूप से बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में इस लो प्रेशर से इस हाई प्रेशर की ओर मैग्मा का गमन संभव नहीं है, तो यह संभावना भी समाप्त हो गई, ओके। तो अब तीसरी संभावना क्या है, तो एकमात्र इसके लिए पॉसिबिलिटी है, विकल्प ये है कि यह मैग्मा किसी तरह ऊपर उठकर पृथ्वी के कमजोर पटल को तोड़े और तोड़कर वह पर्टिकुलरली बाहर आ जाए, गेटिंग वेल ना, देन द एरिया विल अटेन स्टेबिलिटी। समझ में आ गया ना कि वो ये किस तरह पर्टिकुलरली स्टेबिलिटी अटेन कर सकता है, ये समझ में आ गया ना। अब देखिए, राइट, कि इसका मतलब है कि जब मैग्मा के जनन होंगे तो वह ऊपर उठकर बाहर निकलने का प्रयास करेगा, और देखिए जब यह पहले बाहर निकलने के क्रम में इससे टकराएगा तो पृथ्वी में कंपन होंगे, भूकंप होंगे, ओके। लेकिन यदि तोड़कर बाहर निकलने में सक्षम हो गया तो ऐसी घटना को हम ज्वालामुखीयता या वोल्केनिसिटी या है ना के नाम से पुकारते हैं। स्पष्ट हो गया ना। भूकंप तो होंगे ही, फिर ज्वालामुखी उद्गार। अब देखिए, भूकंप तो होना संभावी है, लेकिन ज्वालामुखी उद्गार होंगे कि नहीं ये दो तथ्यों पर निर्भर करता है। एक पर्टिकुलरली तथ्य ये है कि है ना कि इसके, ये दो तथ्यों पर निर्भर करता है। एक पर्टिकुलरली तथ्य ये है कि इसके आयतन, यदि मैग्मा के आयतन एक्सेप्शनली ज्यादा हो जाए तो ऐसी स्थिति में यह पृथ्वी के पटल को तोड़कर बाहर निकलने में सक्षम होगा। दूसरी बात कि यदि पृथ्वी के पटल है ना की मोटाई कम हो तो यह मैग्मा आसानी से इसको तोड़कर बाहर निकलने में है ना सक्षम हो सकता है, गेटिंग वेल ना, बाहर निकलने में सक्षम हो सकता है। क्या स्थिति है, समझ में आ गया ना कि बेसिक रूप से आप देखिए कि जब दो चट्टान टकराते हैं तो एक प्लेट के क्षेपण होते हैं। जब ये क्षेपित होने वाले प्लेट भूगर्भ में 300 से 700 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचते हैं, जिसको हम बेनियोफ जोन के नाम से जानते हैं। वहां ये द्रवित हो जाएंगे और द्रवित होकर है ना वह इस क्षेत्र को अनस्टेबल बना देगा। ये स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए भूगर्भ से बाहर निकलने का प्रयास करेगा, तो सबसे पहले वो क्रस्ट से टकराएगा। क्रस्ट से टकराकर वह पृथ्वी में कंपन उत्पन्न करेगा, अर्थात भूकंप होंगे। लेकिन यदि मैग्मा की मात्रा काफी अधिक है या क्रस्ट की मोटाई कम है तो मैग्मा पृथ्वी के क्रस्ट को तोड़ते हुए बाहर निकलने में सक्षम हो जाएगा और इससे ज्वालामुखी उद्गार प्रारंभ हो जाएंगे। क्लियर हुआ ना। अब यही मैकेनिज्म है, मतलब इस कारण ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। यहां पर एक बात स्पष्ट कर दे कि ज्वालामुखी की मुख्यता की घटना डिपेंड करती है वॉल्यूम ऑफ मैग्मा पर भी। यदि मैग्मा की मात्रा बहुत कम है तो ऐसी स्थिति में यह क्रस्ट को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा, और जब वो क्रस्ट को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में ज्वालामुखीयता या वोल्केनिक इरप्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ ना।
वॉल्केनिक इरप्शन का तात्पर्य अर्थ मटेरियल का पृथ्वी के सतह के बाहर निकलना, सिंपली, चाहे वह पदार्थ गैसियस अवस्था में हो या द्रवित अवस्था में हो या ठोस अवस्था में हो। ओके, अब देखिए यहां पर बेसिक रूप से यदि मान लीजिए कि सपोज कि इस क्षेत्र का, इस चट्टान का क्षेपण हुआ और यहां पर दूसरे चट्टान हैं, दूसरे प्लेट हैं और यहां मैग्मा के जनन हो गए, राइट, और मैग्मा के आयतन या वॉल्यूम 10 यूनिट्स है, गेटिंग वेल ना, 10 यूनिट है, लेकिन क्रस्टल भाग को तोड़ने के लिए कम से कम 15 यूनिट की आवश्यकता है, तभी पर्टिकुलरली वह क्रस्ट को तोड़ पाने में सक्षम होगा। ऐसी स्थिति में यह मैग्मा ऊपर तो उठेगा, इससे टकराएगा, अर्थक्वेक उत्पन्न करेगा और अगेन पर्टिकुलरली वो वापस हो जाएगा, मतलब पृथ्वी के सतह के बाहर आने में यह मैग्मा सक्षम नहीं होगा। स्पष्ट हो गया ना? तो ऐसी स्थिति में मात्र भूकंप होंगे, ज्वालामुखी उद्गार की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन आप देखें कि जब वृष्टि होती है, बारिश होती है, तो वर्षा के जल का भूमिगत जल रिसाव के द्वारा भूगर्भ में जब ये जल जाते हैं तो आप जानते हैं कि भूगर्भ के तापीय दशा उच्च है, तो ऐसी स्थिति में ये जल जलवाष्प में परिणत हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप भूगर्भीय पदार्थ के आयतन में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है, काफी वृद्धि हो जाती है। और सपोज करें कि इसके आयतन बढ़ के 20 यूनिट हो गया, राइट। पहले जब 10 यूनिट था तो ऐसी स्थिति में इट वॉज नॉट केपेबल टू कंडक्ट एक्सप्लोजन ऑफ द क्रिस्टल पार्ट ना, क्योंकि एटलीस्ट 15 यूनिट ऑफ 50 यूनिट वॉज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एक्सप्लोजन, विच आई गिवन द एग्जाम्पल। सपोज ओके, नाउ इसकी वेलोसिटी, इसके वॉल्यूम कितने हो गए, 20 यूनिट हो गए। तो ऐसी स्थिति में अब यह क्रस्ट को तोड़ने में सक्षम होगा और यह ऊपर उठेगा, क्रस्ट को तोड़ेगा और ज्वालामुखी उद्गार प्रारंभ हो जाएगा। यही कारण है, इसका मतलब कि वर्षा के जो जल हैं उसने ज्वालामुखी या अर्थ मटेरियल को बाहर निकलने के लिए, है ना, में सहयोग किया, राइट। तो यही कारण है कि महाद्वीपीय क्षेत्र में अधिकांश ज्वालामुखी उद्गार जो है वो वर्षा ऋतु में ही होते हैं। अधिकांश की बात हम कर रहे हैं, नॉट 100% टू बी नोटेड, देखिए ना। तो जैसे ज्वालामुखी उद्गार कब होते हैं अधिकांश, तो अधिकांश वर्षा ऋतु में ही होंगे, राइट। वर्षा ऋतु में वर्षा की जल जो है पर्याप्त मात्रा में भूगर्भीय पदार्थ के आयतन में वृद्धि करते हैं, जो क्रस्ट को तोड़कर बाहर निकलने में सक्षम हो जाते हैं। एकदम क्लियर हुआ ना? अब देखिए, ये तो घटना हो गई। अब देखिए दूसरी घटना क्या हो सकती है। ओके, देखिए दूसरी घटना बेसिकली, है ना, एक तो ये घटना, और यदि मान लीजिए कि सागरीय क्षेत्र में इस तरह की घटना हुई हो या सागर के क्रिस्टल पार्ट पर, सागर में, है ना, यहाँ पर मैग्मा की मात्रा, मैग्मा के जनन हुए हों और इसके आयतन बहुत कम है जो क्रस्ट को तोड़ने में सक्षम नहीं है, तो यहाँ तो चूंकि जल का कंटिन्यूअस सप्लाई है, यहाँ वृष्टि के लिए सागर को वेट नहीं करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में लगातार जल के भूमिगत जल रिसाव के कारण इसके आयतन बढ़ते रहेंगे और लगातार ज्वालामुखी उद्गार होते रहेंगे। यही कारण है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थ वॉल्केनिक इरप्शन इन ओशनिक रीजन इज मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कॉन्टिनेंटल रीजन। गेटिंग वेल ना? सागरीय क्षेत्र में, है ना, जो पर्टिकुलरली जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो अधिक है। बार बार सागरीय क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार होंगे, है ना, महाद्वीपीय क्षेत्र की तुलना में। गेटिंग वेल? तो क्या है ये घटना, ये तो समझ में आ गया। किस परिस्थिति में ज्वालामुखी उद्गार होंगे, यह भी समझ में आ गया। गेटिंग वेल ना? अब देखिए, उदाहरण के लिए जैसे हमने बतलाया था कि ज्वालामुखी उद्गार दो घटनाओं पर निर्भर करेगी। एक घटना, प्रथम घटना जो है वह है, मतलब प्रथम जो फैक्ट है वह है भूगर्भीय पदार्थों के आयतन, और दूसरे है कि क्रस्ट, दूसरे जो महत्वपूर्ण घटक है वो क्रस्ट की मोटाई। तो यहां पर आप देखें, है ना, एक एग्जाम्पल देखिए, हम आपको समझा दें, बेटर होगा कि जहां पर अल्पाइन पर्वत या हिमालय स्थित है पृथ्वी पर, वहां पूर्व में तेथिस सागर का प्रवाह था। ओके, ये तेथिस सागर की स्थिति थी। यहां पर अफ्रीकन प्लेट है, ओके, और यहां पर इंडियन ओशन प्लेट की स्थिति थी। और बेसिक रूप से यह क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र जो है बेसिकली ये तेथिस सागर था। ओके, तेथिस सागर था, यही तेथिस सागर की स्थिति थी। गेटिंग वेल? अब देखिए, तेथिस सागर की स्थिति यही थी। ओके,
अब देखिए कि तेथिस सागर के क्षेत्र में ये तेथिस सागर, ये यूरेशियन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, एंड दिस इज इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इन प्लेटों की चर्चा हमने प्लेट वर्तिक सिद्धांत वाले टॉपिक्स में वाले क्लास में किया था। ओके, देखिए इसकी गति इस दिशा में है, इसकी गति इस दिशा में है, और इसकी गति इस दिशा में है। गेटिंग वेल ना? तो ऐसी स्थिति में तेथिस सागर के क्षेत्र में पर्वत निर्माणकारी संपीड़न बल क्रियाशील हुए थे, और इसके परिणाम स्वरूप इधर वाले भाग के फोल्डिंग से अल्पाइन का जनन हुआ। ये अल्पाइन पर्वत है, अल्पाइन पर है ना, अल्पाइन माउंटेन है, और इधर वाले क्षेत्र में हिमालय का जनन हुआ। गेटिंग वेल ना? यहां आप देखें कि दोनों प्लेटों के अभिसरण का परिणाम है। यहां भी मैग्मा चैम्बर है, यहां भी मैग्मा चैम्बर है। स्पष्ट है ना? दोनों क्षेत्र में, अल्पाइन क्षेत्र में भी मैग्मा चैम्बर है और हिमालय क्षेत्र में भी मैग्मा चैम्बर भूगर्भ में स्थित है। ओके, लेकिन अल्पाइन क्षेत्र में चूंकि अल्पाइन के निर्माण करने वाली चट्टान की मोटाई कम है, तो यह मैग्मा इस क्रस्ट को तोड़कर बाहर आने में सक्षम है। यही कारण है कि अल्पाइन क्षेत्र में कई ज्वालामुखी उद्गार देखने को मिलते हैं, जैसे इटना, स्ट्रोम्बोली, विसुवियस, वल्केनियन इत्यादि इस क्षेत्र में स्थित हैं। इसको अल्पाइन जोन या मेडिटेरियन जोन या इंटरकॉन्टिनेंटल जोन के नाम से जानते हैं। लेकिन हिमालय प्रदेश में चूंकि चट्टान की मोटाई ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में मैग्मा इस चट्टान को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। राइट, उसकी स्थिति भूगर्भ के अंदर ही रह जाएगी। ऐसी स्थिति में मैग्मा ऊपर उठने का प्रयास करेगा, कंपन तो होंगे, अर्थक्वेक तो होंगे, लेकिन वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होगा या नहीं होते। ओके, यह दूसरी बात है कि भूगर्भ भविष्य में यदि मैग्मा की मात्रा में अप्रत्याशित वृद्धि या आयतन में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाए, तो स्वाभाविक तौर से यह मैग्मा भूगर्भ को तोड़ते, भूगर्भ के बाहर इस चट्टान को तोड़ते हुए हिमालय प्रदेश में भी हिमालय के चट्टान को तोड़ते हुए बाहर निकलेगा। इससे ज्वालामुखी उद्गार की घटनाएं घटित होगी। क्या है ये समझ में आ गया ना? राइट, तो बेसिक रूप से आप देखें कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है। अब देखिए ये क्लियर है। अब जैसे किन परिस्थितियों में ज्वालामुखी उद्गार होंगे, यह भी आप समझ गए। अब यहां पर विशेष रूप से जो ज्वालामुखी उद्गार है, हमने बतलाया कि ज्वालामुखी उद्गार के क्रम में भूगर्भीय पदार्थ पृथ्वी के सतह के बाहर निकलते हैं। राइट, यदि यह मैग्मा चैम्बर है, यहां से भूगर्भीय पदार्थ पृथ्वी के सतह के बाहर निकलते हैं और यहां पर वॉल्केनिक कोन का जन्म करते हैं। एकदम क्लियर हुआ ना? वॉल्केनिक कोन का जन्म करते हैं, एकदम स्पष्ट है ना? तो इससे जो पदार्थ निकलते हैं, आपको बतला दें कि ज्वालामुखी उद्गार के क्रम में जो पदार्थ निकलते हैं उसको 3 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। एक तो कुछ पदार्थ गैसियस अवस्था में है, कुछ पदार्थ लिक्विड अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में, द्रवित अवस्था, और कुछ पर्टिकुलरली सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब भूगर्भ से निकलने वाले पदार्थों को 3 वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं: गैसीय अवस्था, द्रवित अवस्था और ठोस अवस्था। गैस, द्रव और ठोस, ये 3 अवस्थाएं होती है। क्लियर हो ना? निकलने वाले कुल पदार्थ का 60% भाग, औसतन 60% भाग है ना गैसीय अवस्था में, 35% भाग द्रवित अवस्था में, और 5% भाग जो है वह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। गेटिंग वेल ना? इसका मतलब है कि यदि प्रश्न आए कि ज्वालामुखी उद्गार के क्रम में है ना किस अवस्था में निश्चित होने वाले पदार्थ की अधिकता होती है, तो स्पष्ट है कि गैसीय अवस्था में, बिकॉज ऑन एन एवरेज इट कॉन्स्टिट्यूट 60% ऑफ द टोटल अर्थ मटेरियल। गेटिंग वेल ना? और सेकेंड रैंकिंग पर्टिकुलरली लिक्विड का है, और थर्ड रैंकिंग जो है वो सॉलिड का है। अब हम लोग 1 by 1 डिस्कशन करें। देखिए, निकलने वाले गैस में है ना, निकलने वाले गैसीय पदार्थ में, गैस में ये तो 60% अपने आप में है, कुल मटेरियल का 60%। इसमें 90% जो है वाटर वेपर है, जल वाष्प है। गेटिंग वेल? राइट, जल वाष्प है। और इसके पश्चात निकलने वाले गैसों में सर्वाधिक मात्रा CO2 की है। राइट, CO2 की है। क्लियर हुआ? अब देखिए, प्रीलिम्स में 2 तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो कि निकलने वाले पदार्थ में है ना कौन से पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में है, तो स्पष्ट रूप से 90% वाटर वेपर है, तो जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में निकलती है।
यदि प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया कि ज्वालामुखी उद्गार के क्रम में कौन से गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलते हैं, तो आंसर CO2 होगा, राइट, न कि वाटर वेपर होगा, क्योंकि ये है ना वाटर वेपर स्टेट को इंडिकेट कर रहा है, इट इज नॉट गैस, इट इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। गेटिंग वेल ना? तो जिस तरह के प्रश्न आएंगे आप उसको करने की स्थिति में होंगे। गेटिंग वेल ना? अब देखिए एक घटना की हम चर्चा करें यहां पर कि यदि ज्वालामुखी उद्गार हो रहे हैं, ओके, हमने बतलाया उदाहरण के लिए आप उसको इस तरह समझ सकते हैं कि यदि भूगर्भ में मैग्मा जो जनन होता है, भूगर्भ की क्षेत्र में जो मैग्मा है ना, उसकी मात्रा मान लीजिए कि 20 यूनिट वॉल्यूम का के मैग्मा के जनन हुए, और इसको तोड़ने के लिए 10 यूनिट है ना, इसके तोड़ने के लिए 10 इकाई भूगर्भीय मटेरियल की आवश्यकता है। निश्चित रूप से ये एक्सप्लोड करेगा और ये बाहर निकलेगा, बाहर निकल जाएगा, है ना, एक्सप्लोड करते हुए पदार्थ बाहर निकलेगा। लेकिन आपको बतला दें कि ये 20 यूनिट में से 20 यूनिट मतलब 100% तो ये बाहर निकलेंगे नहीं। तो सपोज कीजिए कि 14 यूनिट बाहर आ गया और रिमेनिंग 14 यूनिट या 15 यूनिट बाहर आ गए, ओके, 15 यूनिट बाहर आ गए, 15 यूनिट बाहर आए और रिमेनिंग 5 यूनिट जो है वो भूगर्भ के अंदर रह गए। देखिए जब रॉक था यहां ठोस अवस्था में, तो उसके आयतन सपोज करें कि 7 यूनिट था, ओके, उसके बाद इसके मेल्टिंग होने से या है ना, या वृष्टि के जल के आगमन के परिणाम स्वरूप इसके आयतन बढ़कर 20 यूनिट हो गए, ओके। अब देखिए, और जब ये उद्गार हुआ, जब इजेक्शन हुआ, तो मात्र 5 यूनिट अर्थ मटेरियल ही भूगर्भ में रह गए, ओके। तो इसका मतलब है कि इस रॉक के कंपैरिजन में इसके वॉल्यूम में कमी आ गई, इसके कंपैरिजन में इसके वॉल्यूम में कमी आ गई ना, राइट। अब रिमेनिंग 5 यूनिट ही है, इसका मतलब क्या, टेम्परेचर में कमी आएगी और ये 5 यूनिट जो है रिसोलिडिफाई करने लगेगा रॉक में। यह तो लिक्विड अवस्था में है, ये रिसोलिडिफाई करने लगेगा रॉक में। गेटिंग वेल ना? यहां पर आपको एक बात स्पष्ट बतला दें कि जब ये रिसोलिडिफाई करने लगेगा तो कोई भी पदार्थ जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं तो इस क्रम में पर्याप्त मात्रा में है ना गैसें निकलती है और इस प्रक्रिया को डिगैसिंग कहते हैं। डिगैसिंग प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्रिएटर से गैसें निकलना प्रारंभ करती है, ओके, प्रारंभ होती है। और आपको बतला दें कि निकलने वाले गैसों में चूंकि 90% वाटर वेपर है, इसलिए यह धुआं की तरह प्रतीत होता है। जैसे प्रेशर कुकर से जो गैस निकलती है तो धुआं की तरह प्रतीत होता है, तो इस घटना को धुआंरा या फ्यूमारोल, FUMAROL, फ्यूमारोल के नाम से पुकारते हैं, राइट। मतलब पोस्ट इरप्शन फेनोमेना है ये। धुआंरा क्या है ये समझ में आ गया। पुनः आप समझें कि ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात भूगर्भ में जो अर्थ मटेरियल है उसके रिसोलिडिफिकेशन प्रारंभ होते हैं और इस क्रम में जो गैसें निकलती है इस प्रक्रिया को डिगैसिंग प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, राइट। और ये डिगैसिंग प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप है ना क्रिएटर से पर्याप्त मात्रा में गैसें बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया को हम फ्यूमारोल के नाम से या धुआंरा के नाम से बुलाते हैं, के नाम से जानते हैं, राइट। और इस तरह की हजारों घटना अलास्का के वैली में, उत्तरी अमेरिका के अलास्का वैली में होती है। इसलिए अलास्का को हम 1000 धुआंरों की घाटी या वैली ऑफ 1000 स्मोक्स के नाम से पुकारते हैं। लेकिन यदि निकलने वाले गैसों में सल्फर की मात्रा अधिक हो तो इस घटना को सोल्फा तारा के नाम से पुकारते हैं, ओके। तो धुआंरा जैसी ही ये घटना है, यदि सल्फर की अधिक नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसको धुआंरा कहेंगे, और यदि सल्फर की मात्रा अधिक है तो निकलने वाले जो पदार्थ है, गैस हैं, वो रेडिश कलर का होगा और इस घटना को हम बेसिकली ये सुल्फा तारा के नाम से पुकारते हैं, ओके। तो गैस से संबंधित जो घटना है इसके बारे में आप ठीक से समझ में आ गया, ओके। जैसे ये 60% होगा और इस 60% का 90% वाटर वेपर के फॉर्म में होगा, ओके। अब देखिए दूसरे पदार्थ जो ज्वालामुखी उद्गार के क्रम में है वह पदार्थ हैं लिक्विड, ओके, लिक्विड द्रवित अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ। तो यहां पर हम स्पष्ट कर दें कि भूगर्भ में जब मोल्टेन रॉक मटेरियल पाया जाता है तो इसको मैग्मा के नाम से पुकारते हैं, मैग्मा, ओके।
और जब यही भूगर्भीय पदार्थ ज्वालामुखी उद्गार के क्रम में पृथ्वी के सतह पर आ गया तो उसको हम लावा के नाम से पुकारते हैं। मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में इसका नाम मैग्मा है और पृथ्वी के बाहर इसी पदार्थ को हम लावा कहते हैं। सामान्य पुस्तक में यह सिंपल दिया गया है कि एक्चुअली सिर्फ नाम यूज हम अलग अलग करते हैं, लेकिन बेसिक मौलिक रूप से दोनों में एक मौलिक अंतर है। देखिए, मैग्मा में वोलेटाइल मटेरियल उपस्थित होते हैं, वाष्पशील पदार्थ मैग्मा में पाए जाते हैं, ओके। लेकिन जैसे ही मैग्मा बाहर निकलता है, राइट, और तो ऐसी स्थिति में यह भूगर्भीय पदार्थ वायुमंडल के संपर्क में आता है और भूगर्भीय पदार्थ वाष्पीकृत हो जाता है। इसका मतलब है कि मैग्मा कंटेन वोलेटाइल मटेरियल एंड लावा नॉट कंटेन वोलेटाइल मटेरियल, ओके। दोनों में बेसिक अंतर समझ में आ गया ना, कि मैग्मा में वोलेटाइल मटेरियल है, लावा में वोलेटाइल मटेरियल नहीं है। तो दोनों में मौलिक अंतर क्या है ये समझ में आ गया ना। तो बेसिकली लावा और मैग्मा क्या है ये समझ में आ गया। अब देखिए कि जहां तक मैग्मा या लावा का प्रश्न है, राइट, लावा या मैग्मा का प्रश्न है, तो बेसिकली इसको, है ना, ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, लावा या मैग्मा, ओके। एक तो एसिडिक लावा और दूसरा है बेसिक लावा। गेटिंग वेल? न्यूट्रल भी है, गेटिंग वेल? पहले इस दोनों को समझे। एक अम्लीय लावा है और दूसरा पर्टिकुलरली क्षारीय लावा है। देयर टू टाइप ऑफ लावा, ओके। देखिए, दोनों के पृथ्वीकरण का आधार क्या है, तो जिस लावा में सिलिका की मात्रा, सिलिका मतलब बालू की मात्रा 60% से अधिक होते हैं, 60% या 60% से अधिक, तो उसको अम्लीय लावा कहेंगे। और जिस लावा में, है ना, सिलिका की मात्रा 40% से कम हो, इसको हम बेसिक लावा के नाम से पुकारते हैं। तो लावा दो तरह के हैं, एक तो अम्लीय लावा और दूसरा बेसिक लावा, राइट, जिसमें सिलिका की मात्रा 40% से कम होगी उसको क्षारीय लावा कहेंगे, और जिसमें सिलिका की मात्रा 60% से अधिक होगी वह अम्लीय लावा होगा, और जो मध्यवर्ती होगा वह न्यूट्रल होगा। गेटिंग वेल ना? यहां पर एक बात बतला दें कि यही एक्सप्लेनेशन भू आकृति वैज्ञानिक देते हैं।